हमारे पिछले वीडियो में हमने साउंड वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। हमने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड जैसे कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। हमने वीडियो को यह कहकर अंत किया था कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में कुछ रिलेशन है। चलिए उस रिलेशन का पता लगाते हैं। हमने ये ग्राफ पहले भी देखा है। ये एक माध्यम में साउंड वेव के प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट करता है। साउंड एक माध्यम से दो रीजन्स के रूप में प्रोपगेट करती है। ज्यादा प्रेशर वाले रीजन्स जिन्हें कंप्रेशंस कहते हैं और कम प्रेशर वाले रीजन्स जिन्हें रेयरफैक्शंस कहते हैं। मान लीजिए कि साउंड वेव का टाइम पीरियड 0.5 सेकंड्स है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि साउंड वेव को एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए 0.5 सेकंड्स का टाइम लगेगा। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस पूरे होंगे? यह आसान लॉजिक है। अगर ये एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए 0.5 सेकंड्स लेती है, यानी कि एक सेकंड का आधा, तो एक सेकंड में दो ऑसिलेशंस पूरे होंगे। और ये और कुछ नहीं बल्कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है। याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी एक यूनिट टाइम में ऑसिलेशंस की मात्रा है। यहां हम टाइम को सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में ऑसिलेशंस की मात्रा है। और यहां हमें एक सेकंड में दो ऑसिलेशंस मिलते हैं, जो कि 2 हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है। चलिए हम आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एक ऑसिलेशन के लिए 0.25 सेकंड्स का टाइम लगता है, तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस पूरे होंगे? जी हां, फ्रीक्वेंसी अब 4 हर्ट्ज होगी। क्योंकि ये एक ऑसिलेशन 0.25 सेकंड्स में पूरा करती है, तो ये एक सेकंड में 4 ऑसिलेशंस पूरा करेगी। लेकिन क्या आपने इन दोनों एग्जांपल्स में कुछ नोटिस किया? हमें ये वैल्यूज कैसे मिल रहे हैं? अगर आप देखें तो हम फ्रीक्वेंसी पाने के लिए टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले रहे हैं। पहले एग्जाम्पल में 1/0.5 हमें 2 देगा और दूसरे एग्जाम्पल में 1/0.25 हमें 4 देगा। तो अगर एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम t है, तो फ्रीक्वेंसी 1/t होगा। ये साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी को आमतौर पर ग्रीक सिंबल न्यू से डिनोट किया जाता है। हम इसे न्यू इज इक्वल टू 1/t लिख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि अब आपको ये रिलेशन समझ गया होगा। आपने फॉर्मूला को मेमोराइज नहीं किया है, बल्कि डिराइव किया है। चलिए इससे जुड़े एक नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मान लीजिए कि एक गिटार और एक बांसुरी एक ही समय पर ऑर्केस्ट्रा में बजाए जा रहे हैं। दोनों से आने वाली साउंड्स हवा में समान स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं। वो माध्यम जिससे साउंड ट्रैवल कर रही है और स्पीड दोनों ही समान होते हैं, तो हमें अलग अलग साउंड्स क्यों सुनाई देती हैं? फ्लूट से आने वाली साउंड गिटार से अलग क्यों होती है? ये साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण होता है। क्या आप जानते हैं हम किस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं? इसे पिच कहते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था, पिच साउंड की परसेप्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी से निर्धारित की जाती है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, पिच उतनी ही तेज होगी। ये जानने के लिए कि आपको पिच का मतलब समझा है या नहीं, यहां आपके लिए 2 ग्राफ्स हैं। ये साउंड वेव्स के 2 अलग ग्राफ्स हैं। इन दोनों में से किस साउंड की पिच तेज होगी? हम देख सकते हैं कि दूसरे साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। यहां पहले वाले के मुकाबले में एक सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशंस हो रहे हैं, इसलिए दूसरे साउंड वेव की पिच पहले वाले से ज्यादा होगी। अब जब आपको पिच का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो चलिए अब साउंड वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं। हम पीक कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के रीजन्स के बारे में जानते हैं। ये वो रीजन्स हैं। मीन पोजीशन से मैक्सिमम कंप्रेशन या रेयरफैक्शन की इस दूरी को साउंड वेव की एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है। अगर आप ट्यूनिंग फोक को आराम से एक रबर पैड पर मारते हैं, तो आपको कुछ साउंड सुनाई देगी। लेकिन अगर आप इस पर जोर से मारते हैं, तो क्या आपको साउंड के लेवल में कोई फर्क सुनाई देगा? जी हां, साउंड जोर से आएगी। लेकिन क्यों? ये इसलिए क्योंकि सोर्स ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट हो रही है। जी हां, सोर्स का एम्पलीट्यूड साउंड की लाउडनेस को डिफाइन करता है। जितना ज्यादा साउंड का एम्पलीट्यूड होगा, लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि सोर्स ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट हो रही है, तो इसका मतलब है कि माध्यम के पार्टिकल्स भी ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होंगे। यहां ये दोनों फिगर्स दोनों केसेस में साउंड वेव का एम्पलीट्यूड दिखाते हैं। एक जिसमें हम ट्यूनिंग फोक को आराम से मारते हैं और दूसरा जिसमें हम उसे जोर से मारते हैं। हम देख सकते हैं कि दूसरे केस में वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अगले वीडियो में हम साउंड वेव की स्पीड और वेव इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।